बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। एक जो सिलसिला स्टार्ट किया था हमने 2 हफ्ते पहले, जिसका नाम था योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, उस पे सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने इस कोशिश को, इस एफर्ट को काफ़ी सराहा, काफ़ी अप्रिशिएट किया। न सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए, जिनसे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जो है वो इशारा करती हैं, या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोगों के जहन में अब तक हैं ही नहीं। पहले हमने जो लास्ट वीक सेशन में आप लोगों से बात की थी, उसमें एंड में बताया था कि जो अगला सेशन होगा उसमें हम हेजिंग को और शॉर्ट सेल को मेन फोकस करेंगे। लेकिन चूंकि सवाल बहुत ज़्यादा आए और उसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल था वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का था, तो इस दफ़ा कोशिश की है कि उसको भी इस सेशन में शामिल किया जाए। तो आज का सेशन जो है वो हेजिंग, शॉर्ट एंड ब्लैंक सेलिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत एक कंफ्यूज्ड ट्रीटमेंट होता है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है शॉर्ट और ब्लैंक सेलिंग का, वो भी इंशाल्लाह ताला कवर करूंगा। स्टॉप लॉस क्या है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या है। शुरू करते हैं आज का सेशन। हेजिंग देखें, बहुत आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हेज कर लो, फला अकाउंट में हेजिंग हो रही है और फला ब्रोकर जो है हेजिंग कर रहा है, फला फंड हेजिंग कर रहा है। तो ये हेजिंग होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि हेजिंग और आर्बिट्राज में भी लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग उसको आर्बिटाइज भी कहते हैं, बट द एक्चुअल टर्म इज आर्बिट्राज। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड आर्बिट्राज इज, हेजिंग जो है वो विद इन द सेम मार्केट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में की जाती है, और आर्बिट्राज जो है वो डिफरेंट मार्केट्स के बीच होता है। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा, इंटरनेशनली बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कायम नहीं हुआ था, तो उससे पहले कराची, लाहौर और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3 अलग अलग एक्सचेंजेस थे, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो तीनों एक्सचेंजेस में लिस्टेड थे। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कराची में लिस्टेड थे लेकिन लाहौर में नहीं थे, और कराची और लाहौर में थे लेकिन इस्लामाबाद में नहीं थे। मतलब कराची सबसे बड़ी मार्केट हमेशा से रही है। तो अब होता यह था कि 2 अलग अलग मार्केट्स में अगर आपने काम करना है, और मिसाल है हब पावर की प्राइस अगर कराची में 80 चल रही है और लाहौर में 79 चल रही है, तो होता यह था कि लाहौर में आपने बाय किया, उसके लिए फिर होता यह था कि आपके पास या तो सेम ब्रोकर की ड्यूअल मेंबरशिप होती थी कराची और लाहौर की, या सामने वाले मेंबर के साथ आपका ऐसा एक ट्रीटमेंट हो जाता था कि हम जो है वो कमीशन शेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग पे आपके साथ काम करेंगे। तो होता ये था कि लाहौर में आपने 79 पे लिया और कराची में 80 पे बेच दिया, तो ये हब पावर में ही सेम हो जाता था। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो ये हेजिंग को आप आर्बिट्राज से कंफ्यूज ना करें तो बेहतर है। मेन फोकस हमारा हेजिंग पे है। हेजिंग जो है वो सेम मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में होती है, या सेम एक्सचेंज में डिफरेंट मार्केट टाइप्स में होती है। अब अगर मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूं कि आपके पास अगर रेडी मार्केट में आपको जो है एक स्टॉक है जो 10 रुपए ट्रेड कर रहा है, और उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज स्टार्ट हुआ है, और आज या आने वाला कल स्टार्ट हो रहा है, आप उसको प्लान करते हो कि भाई मुझे रेडी और फ्यूचर्स में हेजिंग किस तरह करनी है। तो होता यह है कि आपके पास एक स्टॉक रेडी में नजर आ रहा है 10 रुपए का, और फ्यूचर में ज़ाहिर है उसकी जो प्राइस है वो
काउंटर पीरियड की वजह से या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी अप होती है नॉर्मली। तो अगर एक स्टॉक 10 रुपए का है और फ्यूचर में उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपए 20 पैसे चल रही है, तो आप क्या करते हैं कि आप 1 लाख शेयर रेडी में लेते हैं और उसी वक्त 1 लाख शेयर फ्यूचर में बेच देते हैं। तो आपकी पोजीशन यूं तो देखा है तो स्क्वायर हो गई ना, क्योंकि रेडी में जब आपने लिया है और फ्यूचर चूंकि हमारे पास डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो रेडी की डिलीवरी जब मेरे आपके अकाउंट में आज आ जाएगी, तो 30 दिन बाद जब वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, या अगर आपने 60 या 90 डेज वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पे आपके अकाउंट में वो डिलीवरी जो है वो निकल जाएगी। तो डिलीवरी कैसे निकलेगी, तो जैसे मैंने पहले पिछले अपने सेशन में पूरी तरह से बताया था कि डिलीवरी जो है वो आपकी रेडी से सेट ऑफ हो जाती है, रेडी मार्केट के T+2 से ही सेट ऑफ हो जाती है। तो वो आपकी जो रेडी की डिलीवरी है वो फ्यूचर्स में निकल जाएगी। तो आपकी यूं देखा जाए तो डिलीवरी डिफॉल्ट नहीं होगी, बल्कि जो 20 पैसे का गेन है वो आपके अकाउंट में बुक हो जाएगा। ये बेसिकली हेजिंग है। और हेजिंग बेसिकली ज़्यादातर फंड मैनेजर्स करते हैं या ब्रोकर्स अपने प्रोप्राइटरी बुक में ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें आप एक फिक्स स्प्रेड पे काम कर रहे होते हैं विद अ बिगर क्वांटिटी। तो अगर आपने भी ये काम करना है तो आप उसको किसी भी एक शेयर को 10,000 या 20,000 या 25,000 शेयर पे नहीं कर सकते। यू नीड हेल्दी क्वांटिटी ऑफ अ शेयर, और उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपका अकाउंट भी उसी लेवल का होना चाहिए। आप अपने ब्रोकर से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे हेजिंग करनी है, तो ब्रोकर फिर अपनी आपके साथ टर्म्स जो है वो उस हिसाब से डिस्कस कर लेगा। अच्छा, अब चूंकि मैंने ऐसे बताया कि आप जो रेडी में लेते हैं तो फ्यूचर्स में बेच देते हैं। अब यही चीज़ जो है वो शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट देती है। बेसिकली हेजिंग जो है वो उसको अगर आप आसान टर्म्स में बात करें तो ये एक फिक्स स्प्रेड पे काम करने का मतलब है, और इररिस्पेक्टिव के मार्केट कंडीशन क्या है, आपको एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ एक सर्टेन गेन जो है वो कमाने का मौका दे रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लूँ, 4 महीने के लिए होल्ड कर लूँ, उसमें स्टोरी आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल डिफरेंट एक सिनारियो, और सिर्फ इसमें ट्रेडिंग पर्पज से जो है वो काम होता है। अब चूंकि हेजिंग में शॉर्ट सेल इन्वॉल्व होती है, तो शॉर्ट सेल और ब्लैंक सेल का कॉन्सेप्ट यहीं से जन्म लेता है। उसको मैं अब डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि लोग जो एक आम फहम टर्म है भाटा, जिसको आप बड़े कॉमनली सुनते होंगे कि मैंने भाटा मार के कमा लिया। बेसिकली भाटा मारना जो है वो उसूलन या बाय डेफिनेशन इट इज नॉट शॉर्ट सेलिंग, इट इज ब्लैंक सेलिंग। ठीक है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैंने भाटा मार के कमाया है, तो वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहा, वो ब्लैंक सेलिंग कर रहा है। अब इसका फर्क क्या है ये मैं आपको बताया था। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि आपने जब कोई सेलिंग एग्जीक्यूट की है या कोई सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, तो एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग योर ऑर्डर आपके पास उस पर्टिकुलर मार्केट टाइप में वो पोजीशन नहीं है। जैसे मैंने आपको हेज में बताया ना कि हेज में आप रेडी मार्केट में बाय करते हैं और फ्यूचर में सेल करते हैं। अब जो फ्यूचर में आपने सेल किया ना, वो आपने शॉर्ट सेल किया। शॉर्ट सेल कैसे किया कि रेडी मार्केट में आपकी ऑलरेडी पोजीशन है, जिसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट का मतलब ही है कि आपके पास कहीं ना कहीं वो पोजीशन पड़ी हुई है, या तो आपके पास रेडी मार्केट में पड़ी हुई है, या क्या कहते हैं आपके पास डिलीवरी जो है वो किसी और ब्रोकर के पास पड़ी हुई है, या सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में पड़ी हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं योर इंटरेस्ट लाइज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, तो आप जाके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पोजीशन कहीं पे भी नहीं और आप सिर्फ और सिर्फ गिरती हुई मार्केट का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक लेवल पे आके फंस जाती है और मैं उसका बेनिफिट लेना चाह रहा हूं, तो यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट ब्लैंक सेल। वो शॉर्ट सेल नहीं है, वो ब्लैंक सेल है।
ठीक है ना। तो इन दोनों का फर्क बड़ा वाजे है। अच्छा, अब जब आप शॉर्ट सेल करते हैं तो शॉर्ट सेल की डिलीवरी डिफॉल्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपने बेचा है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आपने उस शॉर्ट को कवर नहीं किया, तो आपकी डिलीवरी जो है वो या तो आपकी रेडी काउंटर में जो आपके T+0 पे या नॉर्मल डिलीवरी काउंटर में जो आपकी डिलीवरी पड़ी हुई है उससे सेट ऑफ हो जाएगी, या किसी और ब्रोकर के पास आपके शेयर्स पड़े हुए हैं वो आप दे देंगे, या सीडीसी में आपके इन्वेस्टर अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं तो आप ट्रांसफर ऑर्डर देके टीओ देके वो शेयर्स को सेट ऑफ कर देंगे। वेयर एज ब्लैंक सेलिंग में आपने बिफोर द एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो कवर अप जरूर करना है, अदरवाइज वो डिलीवरी डिफॉल्ट खड़ी हो जाएगी। तो ये बड़ा एक 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 कंफ्यूजन है लोगों के जहन में, जो मैं समझता था और मैं समझता हूँ। जिम्मेदारी है हमारी एज अ ब्रोकर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एजुकेट करें। सिर्फ कमीशन कमाना हमारा काम नहीं है। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैंने आज फुलफिल करने की कोशिश की है कि ये जो शॉर्ट और ब्लैंक सेलिंग का फर्क है ना, ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाया था जब स्टॉक एक्सचेंज ने ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, जो 2020 में कोविड क्राइसिस आया था, उसमें स्टॉक एक्सचेंज ने ब्लैंक सेलिंग पे पाबंदी लगा दी थी। तो उस पर भी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो सेशन कंडक्ट किया था। आप लोग चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा। वो मेरा फेस टू फेस था, वो कोई स्लाइड बेस्ड नहीं था, बाकायदा मेरा अपना उसमें वीडियो था। तो वो आप देख लीजिएगा, उससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट सेल, मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं आपका प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होना जरूरी है। वेयर एज ब्लैंक सेलिंग में आपकी पोजीशन कहीं भी खड़ी नहीं होती, यू आर जस्ट executing that sell to gain the benefit of falling market। अच्छा, अब शॉर्ट और ब्लैंक सेल का फर्क स्टॉक एक्सचेंज को कैसे पता चलता है या स्टॉक एक्सचेंज इसको कैसे डिटरमिन करता है कि शॉर्ट है या ब्लैंक है? तो होता ये है कि जब आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सेल करने जा रहे होते हैं और अगर आपके पास वो शॉर्ट सेल आपने करना है, ब्लैंक सेल नहीं करना, शॉर्ट सेल करना है, तो आप नॉर्मल F5 की से ही उसको जो आपकी सेलिंग की है, सेलिंग शॉर्टकट की है, उसी से कर देते हैं। या आपके पास अगर मोबाइल ऐप है तो आप सेल विंडो से कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लैंक सेल करना है तो उसके लिए F8 की है, और आपके अगर मोबाइल ऐप भी है तो उसमें आप स्पेशली सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक सेल और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में नजर आ जाता है कि दैट पर्टिकुलर अकाउंट हैज गॉन इनटू ब्लैंक सेलिंग, और उसके ब्लैंक सेलिंग का रिकॉर्ड भी डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज दे रहा होता है, जो कि ज़ाहिर है हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो बड़े मतलब एफिशिएंटली डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं कि क्या ब्लैंक सेलिंग है और कितनी फ्यूचर्स में जो है वो ओपन पोजीशन खड़ी हुई है लोगों की। अगला टॉपिक, स्टॉप लॉस। जैसा कि इसका नाम है स्टॉप लॉस, यानी कि आपके लॉस को स्टॉप करने का एक तरीकेकार। अगेन, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लगाया जाता है। 27 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ एज अ रिस्क मैनेजर, एज अ पर्सन जो बैक ऑफिस इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी आगे रहा है, एक ऐसा पर्सन जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स में काफ़ी आगे रहा है डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज में। तो उस बिना पे आपके साथ बात करता हूँ कि चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो आपका लॉस स्टॉप नहीं होगा। आप अगर 6 साल के लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि मेरी पॉकेट कितना लॉस बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है ना। एक छोटी सी बात करूंगा, उससे शायद आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर ये स्टॉप लॉस किस तरह लगाते हैं, क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। हम एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं, हम एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं जिसने क्रूड ऑयल ऐसी कमोडिटी जो दुनिया के हर खित्ते में ट्रेड होती है, हर खित्ते में इस्तेमाल होती है, चाहे वहाँ पे हलाल हराम की तमीज़ हो ना हो, चाहे वहाँ पे किसी भी मज़हब के लोग रहते हों, कुछ भी खाते हों, कुछ भी पहनते हों, कैसी भी गाड़ी चलती हो, कैसा भी ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम हो, वहाँ क्रूड ऑयल बिकता ज़रूर है, इस्तेमाल ज़रूर होता है। और ऐसी कमोडिटी को मार्च 2020, आज से 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 साल पहले, हमने नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा था ना, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटी नेगेटिव ट्रेड हो जाएगी। उसको हमने नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा, भले 2 दिन के लिए देखा, 1 दिन के लिए देखा, लेकिन देखा जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लॉस कितना भी हो सकता है,
आपकी सोच से भी ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ऐसे होता है। तो उस लॉस को स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। आप अगर कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हैं, 6 साल के लिए कर रहे हैं, आप ये देखें कि मैं उसका डाउनफॉल कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं कितना फॉल उसमें बेयर कर सकता हूँ। एक इंटरनेशनल रूल है कि एक स्टॉक अगर अपने हाई से 20% नीचे आ जाता है ना, तो बेयर मार्केट में चला जाता है, यानी कि वो अपनी बुलिश रैली या अपनी तेजी वाली रैली जो है वो खत्म करके मंदी वाली रैली में या मंदी वाले रेले में स्टार्ट हो जाता है, रैली से रेले में स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कम से कम ये तो जरूर देखना है, 20% इज अ बिग थिंग। 20% शायद आप एक साल का गेन शायद प्लान कर रहे होते हैं, 25 से 30%। अगर 20% एक स्टॉक गिर जाए और फिर भी आप बोले कि मैंने लॉन्ग टर्म संभाल के रखा हुआ है, तो उसमें फिर जो है ना वो आई थिंक कि आपको शायद कुछ और करना चाहिए, इस मार्केट में नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस कितना एफिशिएंटली लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस लगाने का तरीकाकार क्या है? आपकी जब सेल विंडो आपने अगर बाय किया हुआ है और आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप सिंपली सेल विंडो खोलेंगे और सेल विंडो में आप सिलेक्ट करेंगे, मार्केट टाइप्स होती हैं, उसमें ऑड डॉट आ रहा होता है, रेगुलर आ रहा होता है, फ्यूचर्स आ रहा होता है, चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो। उसमें एक ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस का। आप स्टॉप लॉस लगाएं, आप बता दें कि भाई ये मेरी प्राइस रेंज है, मतलब अगर एक स्टॉक मैंने 79 पे लिया है और वो स्टॉक जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि 76 पे मैं उसका स्टॉप लॉस लगा दूं, और 76 से अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट में जब एक एग्रेसिव डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो पता चला कि 76 का रेट ही नहीं आया, वो 77 से डायरेक्ट 75 उसको लगा दिया, 75-50 लगा दिया। तो आप वो रेंज भी दे सकते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि मैं 76 से 75-50 या 75-30 वॉट एवर योर यू नो वेरिएबल रेंजेस, आप उसी हिसाब से उसके रेंज दे देते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज है वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बेसिकली स्टॉप लॉस नहीं होता, इट्स स्टॉप प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये इस तरह होता है कि आपने एक स्टॉक 75 पे बाय किया और आपका टारगेट है कि मैं 85 या 90 रुपीज पे इसको बेचूंगा। ये मेरा एग्जाम में टारगेट है। टारगेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, चाहे वो कैलकुलेशन बेस्ड हो, चाहे वो टेक्निकल टर्म्स पे बेस्ड हो, चाहे वो टिप की बेस पे बेस्ड हो, कैसी भी। मैंने सोचा कि मैं इसको 85 या 90 पे बेचूंगा। अच्छा, अब आपने 75 पे लिया, वो 77 हो गया, 79 हो गया, 80 हो गया। अब वो 80 या 81 पे आके वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी स्टक हो गई और आपको लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे पास टिप भी है कि ये स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट मुझे ये हो रही है कि यार मार्केट कहीं अगर डॉज कर गई तो मैं क्या करूँगा। तो आप उसमें ये करते हैं कि आप वही स्टॉप लॉस वाली विंडो खोलते हैं, ठीक है, और उसमें ये करते हैं कि वो अगर 80 पे या 79 पे चल रहा है, तो अगर आपकी 75 की बाइंग है, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर या इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि आप कितना उसमें जो है ये देख सकते हैं कि मैं वॉलेटिलिटी का शिकार ना हूं और मेरी पोजीशन जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हो। तो आप 75 की बाय है और 79 या 80 चल रहा है, तो आप 77 पे या 78 पे वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बेसिकली है वो स्टॉप लॉस, जो 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 प्रोसीजर है वो स्टॉप लॉस ही है, लेकिन वो इफेक्टिवली आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, वो स्टॉप प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो आपकी पोजीशन प्रॉफिट में ही क्लोज होगी और आप वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। छोटा सा सेशन था आज का, और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में मेरी नाकिस समझ के हिसाब से मेरे जितना 26-27 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे जो निचोड़ जितनी इजीली, जितनी इफेक्टिवली आप लोगों के साथ में शेयर कर सकता था वो करूँ। एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और सवाल करते रहा करें। सवाल करने से
आप ज़्यादा सीखते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।